मेरे हरियाणा में कहावत है कि गरीब की भाभी सबकी बहू। बहुत करीब से उस जीवन को जिया है। अच्छे ओहदे पे हो, उम्र भी होती जा रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा ताई आपने तो बहुत दुख दी पे हाथ लगा दिया और ये ऐसा क्वेश्चन कर लिया आपने कि इसके पीछे बहुत पीड़ा है, दर्द है। मैंने कहा जब मेरी शादी की उम्र थी मेरी मां ने कहा कि बेटा अनीता अपने गले से रोते हुए कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपको आगे पढ़ा पाऊंगी। नहीं हूं, ना पिछली सरकार ने ना जो आज की सरकार है, इस सरकार ने, किसी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इतना महंगा खेल जब मैं क्लाइंब कर रही थी तो एक अंग्रेज 8,500 मीटर पर तड़प रहा था और वो अंग्रेज मृत्यु और जिंदगी से लड़ रहा था। मैंने उस अंग्रेज को देखा और ये महसूस किया कि ये व्यक्ति सोच क्या रहा है, क्या मांग रहा है। जब मैं उसके नजदीक गई तो उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए और मेरे खेल के अंदर सिखाया जाता है कि पानी जब आप 6,000 से ऊपर चले जाएं तो आपने अपनी पानी की बोतल पीनी नहीं है, किसी को पिलानी नहीं है, खुद के लिए पानी बचा के रखना है। और मैंने उस व्यक्ति को तड़पते हुए देखा। मेरा दिमाग कह रहा है कि इसको पानी नहीं पिलाना है, मेरा दिल कह रहा है कि मैंने इसको पानी पिलाना है। गांव सातरोड की इस पावन धरा पर भाई ये सारे बंद कर दे। मैं उस देश की बेटी हूं जहां पर सबसे पहले मेरी दादी कहती थी कि देई देवते बनाए जाते हैं। जय बाबा हरसुखपुरी जी महाराज की। गांव इस छोटी सातरोड की मैं एक छोटी सी वीडियो देख रही थी। मेरे साथ में मेरे भाई विकास बैठे हैं और उन्होंने 2 लाइनें बड़ी गजब की कही उस वीडियो के अंदर कि क्यों बैठे हो शहर की मरोड़ में, क्यों बैठे हो शहर की मरोड़ में, आकर के देखो एक बार मेरे गांव सातरोड में, मेरे गांव सातरोड में। ये एक ऐसा गांव के मौजूद आदमी और छोटे से युवा, एक बहुत ही, जब भी मैं समाज के किसी भी प्रोग्राम में देखती हूँ, चाहे वो खेल का ग्राउंड हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, डाटा गांव से आए हुए मानिक जागलान भाई जी जो बहुत ही एक अच्छी सोच के युवा है। मैं तो कहती हूँ भाई ऐसे ऐसे युवा भाइयों से हमें सीखना चाहिए कि मेरा समाज खूबसूरत हो। मानिक भाई का भी मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरी छोटी बहन विजया बैठी है यहाँ पर जो आजकल गुजरात में पोस्टेड है। 2 महीने की छुट्टी थी, आज पता चला, कहने लगी बहन मैं भी आऊंगी और आज गुजरात स्टेट के अंदर कोच की सेवाएं दे रही है। बहुत अच्छी कबड्डी की प्लेयर भी है और कबड्डी कोच भी है। रेणु शर्मा बहन जो समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान देती है। इस भी भाई का नाम छूट गया हो तो माफी चाहूंगी। अंत में मेरा मानना है कि इन शब्दों से सब कवर हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ, मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी टीम ने यहाँ पर काम किया। हमने इस छोटी सातरोड को जानने का प्रयास किया। हम जब पहली बार यहाँ पर काम करने के लिए आए तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इस गांव में लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाओगे, यहाँ बहुत मुश्किल है, शहरीकरण हो गया है, लोग मोबाइल का जमाना है, शायद क्या पता इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। मैंने कहा मैं उस हरियाणा प्रदेश की बेटी हूं, अब तो मशीनों का जमाना आ गया। इस महीने में तो लोग कणक अपने हाथ से काटा करते, तूड़ी ढोया करते। हमने उस गर्मी के मौसम में भी काम किया। मुझे विश्वास है मेरे प्रदेश के लोगों को कि जब भी मैं उस गांव में आऊंगी तो वे मेरे सम्मान के लिए वहां पर जरूर मिलेंगे। ऐसा मुझे विश्वास था, ऐसा मुझे आज थी। क्योंकि जब हम किसी मिशन को लेकर के काम करते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव विचार भी होते हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार भी होते हैं, बहुत सारी तरह के लोग हमारे को मिलते हैं। जब हम इस गांव में आए और मेरी टीम ने बताया कि इतना खूबसूरत गांव, इतना प्यारा गांव, यहाँ के लोगों से मिले,
यहाँ इतने अच्छे अच्छे कलाकार इस गांव के अंदर हैं। मैं बात करूं विकास भाई की, मैं बात करूं सुमित भाई की, जिनको मैं काफी सालों से सुनती आई हूं और बड़े बड़े हिमालय मैंने नापे हैं। दोनों भाइयों की रागनी सुन सुन करके भगत सिंह के किस्से इन्होंने गाए, सुभाष चंद्र बोस के किस्से गाए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस गांव को कि आपने इतने खूबसूरत बेटों को जन्म दिया है। मैं बात करूं खिलाड़ियों की, जब मैंने खेल के ग्राउंड को जाना मेरी पूरी टीम ने कि सातरोड़ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए भी हैं और फिलहाल भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। ये खिलाड़ियों का गांव है, तो हमने बहुत अच्छा लगा काम करते हुए। जितनी भी चाची ताई मिली बड़ी पॉजिटिव अच्छी बात करती हुई, हमारी पूरी टीम को खाने से लेकर के पीने से लेकर के बड़ा सम्मान दिया। दोपहर को जहां मेरी टीम को ठहरना होता था तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की, बड़ा मान सम्मान दिया। मैं हमेशा पूरी छोटी सातरोड़ की आभारी रहूंगी और एक बेटी होने के नाते आशा करती हूँ कि आप हमेशा मेरे कदमों को ताकत इसी तरीके से देते रहेंगे, क्योंकि रिश्ते नाते बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। मैं उस खेल की खिलाड़ी हूं जहां पर कोई ताली बजाने वाला नहीं होता है, कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता है। माइनस जब आज हम +50 में बैठे हैं, मैं -50 -66 डिग्री तक भी मैंने क्लाइंब किया है और वहां पर कठिन तपस्या कर करके जहां पहाड़ों पर कहीं दूर दूर तक भी कोई पंछी भी पर मारता हुआ दिखाई नहीं देता, वहां पर भी मैंने कठिन संघर्ष किया है। जब मैंने इस मिशन की शुरुआत की तो लोगों ने, कुछ साथियों ने कहा कि लोग इसमें आपका साथ नहीं देंगे, बहुत चुनौतियां हैं। मैंने एक ही बात कही, माँ भाई मेरी चाची ताई कहा करा जिंदगी पहाड़ वर्गी हो रही है। मेरा ये मानना है कि पहाड़ चढ़ करके मेरा वो विश्वास बढ़ा है कि आज जिस मिशन को लेकर के मैं चली हूं, इस मिशन में पहाड़ से बड़ी चुनौतियां नहीं है, पहाड़ से बड़ी मुझे विपरीत हालात नहीं लग रहे हैं। और यही हुआ जब मैं काम करती हुई आगे निकली। एक टीम बनी हमारी कुछ सदस्यों की, उस टीम ने जैसे जैसे बहुत सारे गांव में, सैकड़ों हिसार के गांव में हमने कार्यक्रम किए और जिस भी गांव में गए पीछे हमने माइयड़ गांव में कार्यक्रम किया। एक भाई बोला, अनीता जी हम मान जाएंगे अगर आपने माइयड़ गांव में कुछ लोगों को आपने इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा कि मैं दिल से चलती हूं। मेरी माँ ने, मेरी दादी ने एक ही बात सिखाई कि बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिल से काम करना है। जब इंसान दिल से काम करता है तो ये सृष्टि और ये परमात्मा सब कुछ आपका साथ देने लग जाता है। ऐसा मैं विश्वास लेके हमेशा चलती हूँ। और यही हुआ जब हमने उस माइयड़ में कार्यक्रम किया तो एक भाई बोला कि ये बहुत बड़ी जगह आपने ले ली है, कैसे इसको कवर करोगे। और जब मैं उस कार्यक्रम में पहुंची तो उस जगह पर पांव धरने के लिए जगह नहीं थी। पूरा गांव एक सुर के अंदर जुटा हुआ था और अपनी बेटी को अपने पलकों के ऊपर सिर माथे पर बिठाए हुए था। ये सम्मान मुझे माइयड़ गांव में मिला। और एक ताऊ तो ने बोला जाते जाते, ने बोला बेटा उम्र मेरी 86 साल की हो रही है, आज मैं एक बात कह के जाता हूं आपको। माँ जी, ताऊ जी, बोला चाहे तो मैंने ताऊ देवीलाल देखा था, इतना सम्मान ताऊ देवीलाल को मिलता था, चाहे आज मैंने मेरी बेटी देखी कि इतना सम्मान पूरा गांव दे रहा है। मैंने कहा ताऊ जी मैं आपकी आभारी रहूंगी और मैं उन्हीं पच्चीनों को लेकर के चलती हूँ जितने हमारे बड़े बुजुर्ग, चाहे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे भगत सिंह हुए, चाहे हमारे ताऊ देवीलाल हुए, जिन्होंने इस समाज और देश के लिए काम किया। मैं उसी थीम को लेकर के आगे चलती हूँ, इस धरातल को जानने का प्रयास करती हूँ कि कैसे मेरे देश का युवा आगे बढ़े। और इस सातरोड़ गांव में काम करते हुए हमें बहुत हौसला मिला। यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, किसानों की बात करें तो किसान बहुत अच्छे हैं। किसी भी फील्ड की मैं बात करूं तो हमने बहुत होनहार युवा, बहुत होनहार व्यक्तित्व और बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बुजुर्ग मिले जिनके पास इतना बड़ा अनुभव मिला। और एक बात मैं खासकर यहाँ की, जब मैंने उस वीडियो को जाना, किताबों में पढ़ा, मैं गर्व के साथ कहती हूँ जिस सुभाष चंद्र बोस को हम पढ़ करके बड़े हुए हैं, जिसकी रागनियां सुन करके बड़े हुए हैं, और सुभाष चंद्र बोस के कदम भी इस छोटी सातरोड़ के अंदर पड़े। ये गर्व के साथ मुझे इस पावन धरा पर आकर के बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और विनोबा भावे जो ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व हुए, जो भी इस धरा के ऊपर आए,
पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस तरह के ऊपर आए। इतनी पवित्र धरा आज मुझे जो स्थान दिया है, मैं हमेशा इस गांव की बेटी होने के नाते जब भी आप मेरी जरूरत फील करेंगे, मैं आधी रात को आपके बीच में खड़ी पाऊंगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती। बहुत सारी ताई पूछ लेती है, बेटी इतनी गर्मी में इतना अच्छा पद ले रही है, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है, मजबूत कुर्सी पे बैठी है, कोई अच्छा थाना ढूंढ के न राम क्यों नहीं कर दी, क्यों पसीना में धक्के खाती फिरा है। मेरी टीम के सदस्य जब घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, मेरी टीम में पीएचडी एमफिल किए हुए बच्चे काम करते हैं, लोग अच्छे भी मिलते हैं, कुछ लोग थोड़े से अलग तरीके के भी मिलते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मैंने कहा जब इस आंदोलन को हम उस रूप में लेके जाएंगे, जब घर घर के अंदर हर माँ बाप का बेटा खुशहाल होगा, नशे से दूर होगा, और वो बेटा जिम्मेवार होगा, और वो बेटा मेरे जीवन से सीखेगा कि जब एक विधवा माँ की बेटी इस मुकाम पे पहुंच सकती है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मकसद है। वो दिन मुझे बहुत याद है जिस दिन मेरे पिता इस दुनिया से गए, और 13 दिन के बाद मेरी मां चूल्हे पे बैठी थी और बहुत गहन बीमारी से ग्रस्त थी, डिप्रेशन की शिकार थी और चलने में असहाय थी। वो दिन आज भी मुझे याद है कि चिन्नी के लाले थे, सांझ ने पता नहीं कोई रिश्तेदार कोई यारा प्यारा आ गया तो चाय बनेगी या नहीं बनेगी। मेरी मां ने कहा कि बेटा अनीता, अपने गले से रोते हुए कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपको आगे पढ़ा पाऊंगी। मेरी 12.5 साल की उम्र थी। मैंने कहा मां क्यों नहीं पढ़ा पाएंगी? कह रही कि घर में खाने के लाले हैं, 4 बहन भाई हो आप, मैं कैसे 4 बच्चों का गुजारा कर पाऊंगी? मेरे पाँव में खुद ही हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, मैं कैसे चल पाऊंगी? मैंने कहा मां अब की बार अपने कितने गेहूं बो रखी है? मेरी मां ने कहा कि बेटा अपने तो 2 ही एकड़ है, तेरे बाबू ने लेके ना माल मूल पे, और टोटल जो है अपने 15 किले कणक के हैं। मैंने कहा मां अगर हम उन सारे किलों की कणक को अपने हाथों से काट दें और उस कटाई का जो पैसा बचेगा उसको हम अपने हाथों से अगर निकाल लेंगे, तूड़ी ढोलेंगे, जो पैसा बचेगा उस पैसे से क्या मेरा स्कूल में एडमिशन हो सकता है? मेरी मां ने के चेहरे पर थोड़ा सा हौसला आया। मेरी मां ने कहा, मैंने कहा कि कितनी कणक बच जाएगी जब हम ये सारी मेहनत करके बचा लेंगे? मेरी मां ने कहा कि 30-35 मण कणक बच जाएगी। मैंने कहा 30-35 मण कणक में जो पैसा आएगा उससे हमारा सरकारी स्कूल में तो एडमिशन हो जाएगा। और मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने मंडासा मार करके, आज भी मुझे वो याद है, वो हौसला, वो जज्बा, भगत सिंह और सुभाष चंद्र की रेडियो में रागनी सुनते हुए 12 किले अपने हाथ से काटे और अपने हाथ से कढ़ाई की, अपने हाथ से मेहनत की। टारगेट कर लेते थे कि 24 घंटे में इतने किलो की कुटाई करनी है, और उस टाइम पे वो गुगु का जमाना था, सांझा तक 1.5 किला बड़ी मुश्किल निकलता था। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि तूड़ी भेड़ का भी मजा गुगु की आता था, इस तूड़ी भेड़ का मजा नहीं आता, चुरमे जैसी तूड़ी बनती थी। वो संघर्ष, 25-25 डांगर, वो गोबर की हेल, लेकिन कभी ये नहीं मायूस हुई कि भाई ये समस्याएं, चुनौतियां मेरे सामने आ गई है। मेरी दादी एक ही बात कहती थी कि अनीता बेटा, कोई बड़ा श्रृंगार नहीं होता इस शरीर का, सबसे बड़ा श्रृंगार और सबसे बड़ा आभूषण कर्म है। कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। करेंगे आपका सराएगी दुनिया जब हम खुद का कर्म, खुद के विचारों को अच्छे बनाते हुए, खुद का कर्म करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश और समाज हमारे को सर माथे बैठाता हुआ आगे बढ़ता है। आज इसमें मुझे पता है बहुत सारी विधवाएं माएं बैठी हैं, कोई भाई नशे से चला गया है, कोई एक्सीडेंट में चला गया है, उस दर्द को बहुत बखूबी जानती हो कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है, कैसे अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ती है, किस तरीके से उन बच्चों को कामयाब करती है, उन हालातों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि 28 साल की उम्र में मेरी माँ विधवा हो गई थी, उस दर्द को बहुत करीब से जानती हूँ। गरीबी की हालात क्या होती है, मेरे हरियाणा में कहावत है कि गरीब की बाबी सबकी बहू, बहुत करीब से उस
जीवन को जिया है। लेकिन मेरे जितने युवा भाई बैठे हैं, मेरी जितनी छोटी बहनें बैठी हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जब आपने लक्ष्य बना लिए और उस लक्ष्य के पीछे अपने आप को पागल कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके। बहुत सारी चुनौतियां रही। कई बार मेरी टीम के सदस्य कह देते हैं कि आप बड़े जोश के साथ और बड़े ऐसे उसमें ऐसे भाव से बोलते हो। मैंने कहा वो दर्द जब मैं सामने चेहरे देखती हूँ, क्योंकि मैं उस ग्रामीण परिवेश की मजदूर और किसान की बेटी हूँ, मुझे पता है अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मुझे पता है कि एक बाबा किस तरीके से अपने पेट को बांध करके अपने बच्चों को कमाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से एक एक रुपया कमा करके लाता है। एक रुपए की क्या वैल्यू है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत कठिन परिस्थितियों में आई हूँ और बहुत सारी चुनौतियां अपने जीवन के अंदर देखी है और उसी संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ी। मन था, इच्छा थी, मेरे पिता का सपना था कि मेरी बेटी खिलाड़ी बने और बीच में छूट गया खेल। पिता दुनिया से चले गए, रोजी रोटी के लाले संघर्ष बहुत बड़ा लंबा हो गया। लेकिन मैंने अपने सपने कभी मरने नहीं दिए, मैंने अपने सपने कभी टूटने नहीं दिए और ऐसे खेल को अपने सीने से लगाया कि जिस खेल की ना कोई पॉलिसी है, ना किस खेल को जानता है। आज तो इस एडवेंचर को बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जब मैंने इस खेल की शुरुआत की, इस खेल को कोई जानने वाला नहीं था। स्पोर्ट तो बहुत दूर की बात है। और आज इस मंच से कह रही हूं, ना पिछली सरकार ने, ना जो आज की सरकार है, इस सरकार ने, किसी सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। इतना महंगा खेल, ऐसा कठिन तो था ही, मौत तो वहां पर दिखाई देती रहती थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी लगता था। और वो पैसा आया कहां से, वो पैसा लेकर कहां से आई मैं? ना किसी सरकार से लिया, ना किसी और व्यक्ति से लिया। अपने आप को तराशा और बोलना सीखा, अपने संघर्ष को बड़ी बड़ी कंपनियों में बताना सीखा और वहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाए और अपने खेल पे लगाए, अपने देश को उपलब्धि देने का काम किया। मैं मेरे छोटे बहन भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक चुनौती है, जीवन एक कठिन तपस्या है। और जो बच्चा उस तपस्या को करना सीख जाएगा, जो बच्चा उस संघर्ष को अपना साथी बना लेगा, जो बच्चा उस पसीने को अपने जीवन का असली मूल्य बना लेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दाव के साथ कहती हूँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको कामयाब होने से रोक पाई। बहुत सारी हालात ऐसी रही, इस सफर में चलते हुए बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत ठोकरें खा करके यहाँ पर आई। और जब मैं, बहुत सारी ताई पूछ लेती हैं जब जाती हूँ, बड़ी कठिन बात है ये, उत्तर देना भी बड़ा मुश्किल लगता है कई बारी कि अनीता बेटा, ये तो अच्छे पद पे हो, अच्छे ओहदे पे हो, उम्र भी होती जा रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा ताई, आपने तो बहुत दुख दी पे हाथ लगा दिया और ये ऐसा क्वेश्चन कर लिया आपने कि इसके पीछे बहुत पीड़ा है, दर्द है। मैंने कहा जब मेरी शादी की उम्र थी तो मेरे सिर पे इतना वजन था, माँ चारपाई पे थी, बहन भाई छोटे थे, घर में खाने के लाले थे, हालात खस्ता थी, सेक्टर 15 में आकर के दूध बेचना पड़ता था, सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, कैसे छोड़ करके अपने परिवार को मैं दूसरे घर में जाऊं। बहुत कठिन संघर्ष था। और जब इन सब चुनौतियों से निकली, अपने बहन भाई कामयाब किए, अपनी माँ को, बीमार माँ को उठाया, और जब मैं इस दलदल से, इस मजबूती के साथ संघर्ष करते हुए, सब परिवार को मजबूत करते हुए निकली, तो मैंने ऐसे खेल के हाथ लगा लिया जहां पर पता नहीं मैं जीवित रहूंगी या ना रहूंगी, वापिस लौटूंगी या नहीं लौटूंगी। उस खेल में मैं ऐसा रम गई, उन पहाड़ों से अपना नाता जोड़ लिया और उस पहाड़ों को खेल को खेलते हुए मेरे विचार बदल गए और मुझे ये लगा कि एक बच्चे के लिए नहीं, ये जितने भी संसार में बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरे पूरे समाज के लिए जीवन जीना चाहिए, अपने समाज। जब मैं तीसरी बार उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर क्लाइंब कर रही थी, तब ये विचार मेरे दिमाग के अंदर आया। जब मैं क्लाइंब कर रही थी तो एक अंग्रेज 8,000
500 मीटर पर तड़प रहा था और वो अंग्रेज मृत्यु और जिंदगी से लड़ रहा था। मैंने उस अंग्रेज को देखा और ये महसूस किया कि ये व्यक्ति सोच क्या रहा है, क्या मांग रहा है। जब मैं उसके नजदीक गई तो उसने कहा कि मुझे पानी चाहिए, और मेरे खेल के अंदर सिखाया जाता है कि पानी जब आप 6000 से ऊपर चले जाएं तो आपने अपनी पानी की बोतल पीनी नहीं है, किसी को पिलानी नहीं है, खुद के लिए पानी बचा के रखना है। और मैंने उस व्यक्ति को तड़पते हुए देखा। मेरा दिमाग कह रहा है कि इसको पानी नहीं पिलाना है, मेरा दिल कह रहा है कि मैंने इसको पानी पिलाना है। मैं अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में फंसी हुई हूं। मैं 8500 मीटर की बात कर रही हूं, मैं धरातल की बात नहीं कर रही हूं। आज मैं एक बात अपने देश के बारे में यह बात बता देना चाहती हूं। जब मैं उस अंग्रेज को देख रही थी तो मैं देख देख करके दिल और दिमाग में लड़ाई मेरी जारी थी, और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं ज्यादा समय तक यहाँ खड़ी हो गई तो मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन मैंने दिमाग की ना सुन करके मैंने दिल की सुनी, तो मैंने अपनी बोतल का पानी उस अंग्रेज को पिला दिया। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को पानी पिलाया, उसको खड़ा किया और उसको खड़ा करके मैंने उसको नीचे भेजा, और जब मैं नीचे वापस जाने लगा, जाते जाते उसने 2 शब्द बोले। और जब आप उस हाइट पे किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, पूरा हेलमेट लगा होता है, ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, बहुत बड़ा डाउन सूट, ये नहीं पता होता ये किस देश का व्यक्ति है। लेकिन उस व्यक्ति ने जो बात कही वो बहुत गजब की है। उसने कहा कि यू आर इंडियन, आप हिंदुस्तानी है। मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूं? पता ही नहीं चलता कि मैं लड़की हूं या लड़का हूं या किस देश की निवासी हूं, आपने कैसे कहा कि मैं हिंदुस्तान से हूं? उसने कहा कि ये त्याग की भावना, ये संस्कार जो इतनी हाइट पे जो पानी पिला दिया, ये सिर्फ हिंदुस्तान की मां दे सकती है, कोई और देश की मां नहीं। और उस दिन मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तीसरी बार जब उस अपने देश के तिरंगे को वहां पर गाड़ करके मैं वापस लौटी, और जब मैं उस 8500 की उसी जगह पे खड़ी थी, मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अनीता, तेरा जीवन शादी ब्याह के लिए नहीं बड़ा है, तेरा जीवन इस समाज के उन लोगों के लिए बड़ा है, उन बच्चों के लिए बड़ा है जो सबसे अंतिम पंक्ति में, जो गरीबी की हालात में है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो पीड़ाओं में है, जो विपरीत चुनौतियां हैं, उसका सहारा देकर के आगे बढ़ाने का काम करने के लिए तेरा जीवन बड़ा है। मेरा सपना यह है कि मैं मेरे देश और समाज के उन बच्चों के लिए, उस देश के लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। जो ठोकरें मैंने अपने जीवन में खाई है, जो मैंने मेरी माँ का दर्द देखा है, 20-22 साल हो गए आज मेरे पिता को इस दुनिया से गए हुए, कभी मैंने मेरी माँ को रोते हुए नहीं देखा है। कितनी त्याग की मूर्ति है वो माँ, जितने मेरी छोटी बहनें बैठी है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ बेटियों को खास करके, आप जब बाहर निकले अपने घर से, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देख ले। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता और माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं होता, माँ बाप से बड़ी कोई त्याग की मूर्ति नहीं होती। आप जब इस बाहर निकलते हो तो बहुत सारे लोग आपका मोल लगाने वाले मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोलने वाले मिलते हैं। तो मैं मेरी बहनों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक बार अपने माँ बाप की इस तस्वीर को देख लेना, जो रात को जाग जाग करके आपकी पढ़ाई के लिए पता नहीं कितनी तपस्या करके वो पैसा कमा करके आपको अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं और किताबें देते हैं। उस भीमराव अंबेडकर की, उस महान व्यक्तित्व की 2 लाइनें जरूर दोहराना चाहूंगी कि हाथों में, पाँव में जूते हो या ना हो, पाँव में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। और एक बात जरूर इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहूंगी, जब मैं इस खेल को खेलते हुए आगे बढ़ रही थी, एवरेस्ट के मैंने 3 अभियान कर लिए थे, चाइना साइड से भी क्लाइंब कर लिया था, नेपाल साइड से भी क्लाइंब कर लिया था। और जब इस खेल को शुरू किया, अंग्रेजों ने मजाक बनाया था कि हिंदुस्तान के लोग इस खेल को नहीं खेल सकते, डर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों से इतना संघर्ष नहीं होगा। मैं जब नहीं बोली, जब मैं तीसरी बार इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी को क्लाइंब कर रही थी, मैं मेरे सभी चाचे ताऊओं को बताना चाहती हूँ, मैंने उस अभियान को एज ए लीडर के रूप में नेतृत्व करते हुए, पूरे वर्ल्ड के उन अंग्रेजों का नेतृत्व करते हुए उस मिशन को पूरा किया था। और उस मिशन के
जितने भी सर्टिफिकेट बांटे गए थे उन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा गया था भारत की बेटी अनीता कुंडू। मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा फख्र है। इतने संघर्ष के बाद जब मैं अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उन 7 महाद्वीपों के उच्चतम शिखरों को क्लाइंब करती हुई मैं अमेरिका की उस अलास्का की उस धरती पे पहुंची, और उस देनाली को मैं क्लाइंब करने के लिए जब अलास्का गई तो वहां की कंपनी के लोगों ने मुझे कहा कि अनीता जी, आप इतनी अच्छी क्लाइंबर हैं, आप इतनी मजबूत हैं, आपने इस खेल के अंदर इतनी दक्षता हासिल की है, आपने इतना, आज आपके अंदर हुनर है, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के अंडर रह करके हमारे बच्चों को तैयार करें, हमारे बच्चों को अच्छे खिलाड़ी बनाए। हम आपको जितना आप चाहेंगे उतना पैसा देंगे, जितना आप मांगेंगे उतना मुंह मांगा हुआ आपको डॉलर देंगे, और आपको हिंदुस्तान में आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हम हिंदुस्तान से आने जाने का पीआर भी देंगे। पीआर का मतलब रोकेंगे नहीं आपको। मैंने उस बात को सुना, अभी मेरा अभियान बाकी था, उनके साथ मैंने 2 महीने गुजारने भी थे। मैं तब तो बोली नहीं। उस मिशन को करते हुए मैंने उस मिशन को पूरा किया। जैसे ही मैं चोटी पे पहुंची, अपने देश का तिरंगा मैंने उस चोटी पे गाड़ा और मैं वापस नीचे आई और आकर के एक ही बात कही, मैंने कहा आपकी मेरी राम राम, मैं जो कुछ करना चाहती हूँ, मैंने पैसे से कोई प्रेम नहीं है, मैं अपने समाज और अपने देश को समर्पित करके अपना जीवन जीना चाहती हूँ। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा बहुत छोटी चीज है। जब आप अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पैसा तो बहुत छोटी सी चीज है। आप उस धरातल को समझिए, उस दर्द को समझिए। जब मैं मेरी टीम के साथ मैं खुद उस धरातल पे जाती हूँ तो बहुत सारी माएं जब मुझे इस पीड़ा में मिलती है, मुझे तो मेरा दर्द बहुत छोटा नजर आता है। जब मैं उनके कंधे से, अपने गले से उनका कंधा लगा करके उनसे बात करती हूँ, उस माँ के उस दर्द को समझती हूँ, उसकी ताकत बढ़ती हूँ, उस माँ के अंदर जब वो हौसला देखती हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़े खुशी के पल वो होते हैं। जब किसी छोटे बहन भाई का हौसला बढ़ाने का मैं काम करती हूँ, उसके पीछे खड़े होकर के उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़े खुशी के पल वो होते हैं। जितने भी मेरे समाज के लोग बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मेरा सपना है, मैंने बचपन से सुना है, मेरे घर में लाइट नहीं थी, एक छोटा सा रेडियो था, उस रेडियो के अंदर मैंने उन क्रांतिकारियों को सुना है। इस देश को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, इस देश को आजादी बड़ी कठिन परिस्थितियों से मिली है। मैं कुछ दिन पहले उड़ीसा थी, सुभाष चंद्र बोस के गांव कटक के अंदर थी, कटक में उनका जन्म हुआ। मैं उस स्थान पे खड़ी थी और मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हुए थे कि इतने क्रांतिकारी वीर, किस तरीके से उन्होंने इस देश की आजादी के लिए हिंद फौज बनाई, उस हालात में कैसे उन्होंने काम किया। और मुझे विश्वास है, मुझे गर्व है, मैंने एक ही बात कही कि सुभाष चंद्र बोस को जितना लोग उड़ीसा में, कलकत्ता में, कटक में प्यार देते हैं, उससे ज्यादा मेरे हरियाणा में मेरे चाचे ताऊ, मेरे दादे प्यार देते हैं। क्योंकि आजाद हिंद फौज में सबसे ज्यादा योगदान मेरे हरियाणा प्रदेश का रहा। जब भी मैं किसी चाचे ताऊ, दादा से मिलती हूँ तो आजाद हिंद फौज का कोई व्यक्ति मुझे मिलता है, और उन विचारों का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। आज इस पश्चिमी सभ्यता के हालात में हम बहुत आगे भी गए हैं, लेकिन आज जब मैं गांव के हालात देखती हूँ तो मेरी आत्मा दुख उठती है। आज गांव में कढ़ौनी बिलौनी खत्म होकर के फास्ट फूड आ गया है, पिज्जा आ गया है, बर्गर आ गया है, चाउमीन आ गई है, जो हमारा कभी खाना नहीं था। कहाँ गई वो कढ़ौनी, कहाँ गई वो बिलौनी। आज दादा दादी के पास युवा वर्ग बैठना पसंद नहीं करता है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप गूगल से सिर्फ ज्ञान ले सकते हो, लेकिन अगर आपने अनुभव ग्रहण करना है, अगर आप सीखना चाहते हो कि आज ये खूबसूरत हरियाणा कैसे बना, आज ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी, तो उन बुजुर्गों से पूछ लेना जिन्होंने झाड़ काट काट करके आज हमारे को कोठियों वाला बना दिया, आज महलों वाला बना दिया। 1966 में हरियाणा बना, बड़े बड़े टीले थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत खस्ता हालात थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे बुजुर्गों को जिन्होंने आज हमारे को इस लायक बना दिया है कि आज हर व्यक्ति
संपन्न है, आज हर व्यक्ति मजबूत है, आज हर व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं। ये हम सब जो आज आनंद ले रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है। और मैं मेरे छोटे बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इन बड़े बुजुर्गों के पास बैठ जाना। आज 25 से ऊपर पहाड़ चढ़ करके अगर मैं जीवित हूँ तो इन सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, ये सब बड़े बुजुर्गों का प्यार और स्नेह है। अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठना बहुत जरूरी है, सिखाएं। खासकर माओं को कहना चाहूंगी, आज ये मोबाइल का जमाना आ गया है, रील का जमाना आ गया है, और माँ कहती है कि बच्चा मेरा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। मैं एक बात पूछती हूँ कि आप पूरा दिन कितना मोबाइल देखती हो? वो कहती कि ज्यादा नहीं अनीता जी, 7-8 घंटे देखती हो। मैंने कहा आप कितनी देर तक अपनी सास और परसास के पास बैठती हो? कहली बुजुर्गों से हमारे विचार नहीं मिलते हैं। मैं जितनी माएँ बैठी हैं उनको एक बात जरूर दो मेरी लाइनें जरूर दोहराना चाहूंगी कि आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में ये बच्चे आपकी रेल ना बना दे तो अनीता कुंडू से आके बात कर लेना। क्योंकि जब तक हम हमारे बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में बैठ करके उस संघर्ष को, उस अनुभव को ग्रहण नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम किसी जवान से मैं रास्ता पूछूं कि भाई मैंने छोटी सातरोड़ से आगे माइयर जाना है, तो वो निकोगा जी सीधा ही निकट जाओ, ऐसे ही बताएगा ना। अगर मैं किसी ताऊ को पूछूंगी तो वो निकोगा बेटा एक काम करिए, इस गली में को जाइए, लेकिन इस गली में उस घर का गाड़ी ना रोकिए, और चोर चुकेरे भी रोए हैं, आगे से बेटा उस मोड़ पर ना खड़ी होइए, और श्री फलाना ही साथ भी रोए, आगे से बेटा उस मोड़ पर यूं काम है। हर बात हर कदम पे बताएगा, लेकिन एक नौजवान नहीं बता सकता, वो बुजुर्ग बता सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसके पास वो ज्ञान है, उसने वो ठोकरें खा करके सीखा है। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अपने दादा दादी के सानिध्य में जरूर बताओ। और हरियाणा प्रदेश की बेटी हूं, हरियाणवी बोलनी जरूर सिखाओ। जितना रुक्का मार के मारी कह के बात कहने में मजा आया, इतना मम्मी कह के बात कहने में मजा नहीं आता। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी पावर है। हमारी संस्कृति, कोई भी शिक्षा जब तक अधूरी है, जब तक उसके अंदर संस्कार ना हो। अगर आदमी अशिक्षित है और उसके अंदर संस्कार है तो वो बहुत अच्छा जीवन जी करके जा सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर शिक्षित है और उसके अंदर संस्कार नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन वही है कि हमारे आज इस बदलते परिवेश में जब मैं समाज की कोने कोने पे जाती हूँ, भाई, एक भाई कमजोर है, एक भाई मजबूत है, दूसरा भाई का सपोर्ट नहीं कर रहा है। कितना असर आ गया है आज पैसे का। पैसा इतनी बड़ी चीज हो गया कि भाई से बड़ा हो गया है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ मेरे देश के लोगों को, क्या भगत सिंह ने इसलिए फांसी खाई थी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए अपनी जान का बलिदान दिया था कि आने वाले समय में भाई का दुश्मन बनेगा, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, हमारा युवा नशे में डूबेगा, हम आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे? क्या इसलिए बलिदान दिया था? मैं मेरे देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हमारा गांव खूबसूरत कैसा हो, हमारे युवा कैसे नैतिक गुणों से संपन्न हो, कैसे वो बड़े छोटे का आदर सम्मान करे। एक बार फील करके देखे, जब हम बूढ़े होंगे, अगर हमारे से कोई आकर के बात नहीं करेगा, हमारे को कैसा लगेगा? और कैसा हमारा हरियाणा प्रदेश, कैसा होता था हमारा हरियाणा प्रदेश? हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शान होते थे, हमारी दादी हमारी बेली की शान होती थी। मैं पूछना चाहती हूँ मेरे देश के लोगों से, हम किस दिशा में जा रहे हैं? खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के आज सब कुछ बदल गया है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ मेरे देश के लोगों को कि सब कुछ बदलिए, आप आगे बढ़िए, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके आइए, अच्छी बात है, आप तरक्की कीजिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति से बड़ी संस्कृति नहीं है, इसको मत छोड़िए। ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी हमारी धरोहर है। आज युवा को, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरे कार्यक्रम होते हैं तो मैं उस युवा को ढूंढती हूँ जो इतना चौड़ा मजबूत होता था। आज हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी छोटा हो गया है। आज जब मैं बेटियों को देखती हूँ, इतनी लंबी लंबी तकड़ी छोरी हुआ करती, काम कराया करती छिकाई का, वो सारा रोल किस चीज का था? खान पान का। लासी पिया करती, कढ़ौनी बिलौनी क्या जमाना था,
मैं आज भी मेरे घर के अंदर 7-8 गायें बंधी हुई है। आ जाना, मैंने डाबड़ा के खेतों में मकान बना रखा है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। प्योर देसी गाय है, वही कडोनी है, वही बिलोनी है, कुछ नहीं बदला है, वही मिट्टी का मकान है, वही प्यार है, वही प्रेम है, वही मेरी मांग मेरे घर के अंदर है। आइएगा कभी, मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा हमारा हरियाणा। ये दरवाजा मैं देख रही हूँ सामने, ये कारीगर भी आज इस दुनिया से चले गए हैं। बड़ी मुश्किल से बारीकी के साथ जब मैं उस सतीर वाले इस मकान को देखती हूँ कि जब गर्मी होती थी तो अपने आप ठंडा मकान हो जाता था, सर्दी होती थी तो गर्म हो जाता था, कोई एसी लगाने की जरूरत नहीं थी। कितने शाने थे हमारे बड़े बुजुर्ग। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आज मेरा आने का मकसद एक ही है कि अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को सजो कर रखे, अपने बच्चों को संघर्षशील बनाए, मेहनती बनाए। सुविधा अच्छी बात है, आप दे रहे हो, लेकिन बच्चों को पिलपले मत बनाए। आज हमने बच्चे पिलपले बना दिए, धूप में मत लेकर दो, ये मत करने दो, बेटा मैं ही ला दूंगी खाट पे पानी। कई बार तो मुझे हंसी भी आती, कई ताई मेरा कुर्ता पकड़ लेती जब गांव में जा, बोले बेटी अनीता आजा चाह पे आऊंगी। माँ ताई बता, नूलिए बेटी एक समस्या है। माँ के ताई नुबली एक तो नौकरी ला दे, एक छोकरी ला दे। माँ ताई के करा मेरा भाई? नुबली बेटा कुछ नहीं करता। मैं कै साल का हो गया? नुबली 29 का होकर 30 में लग गया। अच्छा नुबली ये बेटी इतना बोला है, इस दरवाजे तो बाहर नहीं निकलना आंदा, और जमा बेचारा ने ना कुछ बोलना आंदा ना चलना आंदा। माताई ये भोले का जमाना नहीं है, अपने बच्चों को परफेक्ट बनाइए, बोलना सिखाइए। आप जब भी बाहर जाएंगे आप बोलना सीखेंगे। वो कहते नहीं, हरियाणा में कहावत है कि बोलने वाले के तो बेर भी सेबा के भाविक जाओ, और जिसने नहीं बोलना आंदा उसके सेब बेरा के भाजा। अपने बच्चों को परफेक्ट बनाइए। दादाजी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते। मेरी माँ अनपढ़ थी, विधवा थी, घर में खाने के लाले थे, लेकिन एक ही बात सिखाती थी कि अनीता बेटा जब भी घर से निकले, जितने भी कोई व्यक्ति मिले, आप एज के अनुसार से अंदाजा लगा लेना, सबको नमस्ते करते हुए निकलना। स्कूल से आए घर तो जब भी रास्ते में कोई व्यक्ति मिले तो हर व्यक्ति के नमस्ते करना, चाहे वो किसी गांव की ताई है, किसी गांव का ताऊ है, सबको नमस्ते करते हुए घर तक आना। मैं ऐसा आपको संस्कार देना चाहती हूँ। मैं जितनी भी माएं बैठी है, मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को इंग्लिश भी सिखाइए। अच्छी बात है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन संस्कार सिर्फ माँ ही दे सकती है, और माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। और माँ चाहे बेशक से अनपढ़ है, वो अपने विचार आटे में गूंथ करके अपने बच्चों को दे सकती है। तो मैं माँ से निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को वो संस्कार दे, ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बने, आपकी ताकत बने, और आपको जीवन में सुख दे। आप सभी पूरे गांव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया। लेकिन मेरी एक टीम की छोटी सी होनहार बेटी है ममता, मैंने बताया था कि आपको कि ममता बिटिया मेरी टीम में काम करती है। मैं ऐसे ही उकलाड़ा कार्यक्रम करते हुए निकली, और मुझे जैसे ही मैं स्पीच देकर स्टेज से नीचे आई, ये लड़की मुझे पकड़ करके रोने लगी। मैंने कहा कि बहन क्यों रो रही हो? इसने मेरा पूरा कुर्ता गीला कर दिया। मैंने कहा समस्या बताइए क्या है? बोली दीदी मेरी माँ 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई, मेरे पिता अंतिम दौर में है, डायबिटीज के मरीज हैं, घर में खाने के लाले हैं, बहुत विपरीत चुनौतियों में हूँ। 3 बहन है, 1 भाई है, छोटा सा नन्हा सा भाई है, घर की हालात बहुत खस्ता है। मैंने कहा, मैंने सारी व्यथा सुनी। मैंने कहा बहन मार्गदर्शन मेरा रहेगा, संघर्ष तेरा रहेगा, मैं आपके पीछे एक मजबूत माता पिता की तरह खड़ी रहूंगी, रास्ता दिखाऊंगी, मेहनत आपकी रहेगी, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि एक दिन जरूर तू कामयाब होगी। और मैंने अपनी टीम के साथ जोड़ा। आज बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छा सुर दिया है परमात्मा ने, बहुत अच्छा गाती है। दोनों माँ बाप नहीं है, 4 बहन भाई है, सबसे बड़ी ये है, और आज सभी बहन भाइयों को पढ़ा रही है। हम सब जितना हो पाता है, कोशिश रहती है कि हम उस घर को भी चला पाए। वो मेरा अपना घर है, ये मेरे छोटे बहन भाई है, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी कोशिश है कि चारों बहन भाइयों को कामयाब करके मुझे सबसे बड़ी खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन ये अपनी जिम्मेवारियों पर खड़े हो जाएंगे। जितने भी चाचे ताऊ चाची ताई बैठी है, मैं मानती हूँ गर्मी के महीने में आपने इतना इंतजार किया, इस बेटी के उस सुर को
ये कैसा हरियाणा देखना चाहते हो, मेरा सपनों का वो मेरा मनपसंद गाना है, मैं ऐसा हरियाणा देखना चाहती हूँ। मैंने कहा ममता बहन उस गाने को याद करें और वो गाना हम गांव-गांव तक लेके जाएंगे कि कैसा मेरा हरियाणा प्रदेश हो। मैं चाहती हूँ ममता बहन के उस सुर से हम सब मिल करके सुने और अपनी बेटी को आशीर्वाद दें, ताकि सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा असली जो तप है, यज्ञ है, वो यही होता है कि किन्हीं बच्चों को हम, जो बच्चे विपरीत हालात में, उन बच्चों को हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो ममता बहन आइएगा अपनी मधुर वाणी से कैसा हम हरियाणा देखना चाहते हैं वो सुनाने का प्रयास। अहंकार का हरियाणे में नाम नहीं हो, बेईमानी का कितने कोई काम नहीं हो, सबके विचार शुद्ध हो जाने चाहिए, पाप की कमाई के दाम नहीं हो, पाप की कमाई के दाम नहीं हो, पाप की कमाई के दाम नहीं हो। अच्छी अच्छी बात सोचे सब मन में, कोई भी न रहना चाहिए गंदेपन में, जात पात का न कोई भेदभाव हो, जागृत किया जावे सारे जन जन ओ जाग किया जावे सारे जन जन में, जाग किया जावे सारे जन जन में। भ्रूण हत्या जैसा बीत पाप नहीं हो, गम की अंधेरी काली रात नहीं हो, रिश्ते नाते में सारे प्यार हो गया, बेटा नालायक शराबी बाप नहीं ओ बेटा नालायक शराबी बाप नहीं हो, बेटा नालायक शराबी बाप नहीं हो। घर में यह सेवा गौ माता की बने, धर्म की यह चर्चा चारों ओर के सुने, कोई धन्यवान कोई निर्धन न हो, ऊंच नीच की कोई दीवार न चुने, ऊंच नीच की कोई दीवार न चिड़े, ऊंच नीच की कोई दीवार न चिड़े। प्रेम प्यार ते मन ने सब त्योहार चाहिए, अंधता ये भारे घर बार चाहिए, सबके दौरे काम धंधा होना ही चाहिए, कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए, कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए, कोई भी नहीं बेरोजगार चाहिए। ढोंगी बाबा कितने भी दिखाई नहीं दे, झूठ की आवाज़ियाँ सुनाई नहीं दे, मिलना चाहिए यहाँ इंसाफ सबने, झूठी कदे कोई भी गवाही नहीं दे, झूठी कदे कोई गवाही नहीं दे, झूठी कदे कोई गवाही नहीं दे। कदे भी किसी की तकरार नहीं हो, झूठ मतलब और प्यार नहीं हो, समाज ने बिगाड़ के न धर जैसे जो गंदा गाड़ी वाला कलाकार नहीं ओ हो, गंदा गाने वाला कलाकार नहीं हो, गंदा गाने वाला कलाकार नहीं हो। वाटे और सूखा कितने आने ना चाहिए, बेईमानी के कितने भी ये थाने ना चाहिए, ईमानदारी देखे सब काम में अपना, भ्रष्टाचारी मानस कितने पाने ना चाहिए, भ्रष्टाचारी मानस कितने पाने हो, भ्रष्टाचारी मानस